Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss 3rd August current affairs। आज ज़्यादातर जो सेक्शन है वो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर आया हूँ ताकि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट भी समझ में आते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये ज़्यादातर जो सेक्शन है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल ऐसा होगा, आप लोगों का अपना एक शेड्यूल होता है कि आप किस प्रकार से क्लास लेते हैं, कब क्लास लेते हैं, और मोस्ट ऑफ यू गाइज वांट्स कि भाई क्लास जो है बहुत अर्ली सुबह में आ जाए, 9 बजे तक तो कम से कम आ जाए। तो रेगुलर बेसिस पे मैं आपकी 9 बजे तक क्लास दे दूंगा। आज थोड़ी सी लेट जा रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इसके बाद से आपको रेगुलर टाइम पे क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा ताकि आप अपने शेड्यूल को आसानी से मैनेज कर सके। और जो लोग शाम में देखते हैं वो तो देख ही लेंगे, सुबह वालों को भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि आप लोगों की सबकी ये इस प्रकार की डिमांड थी। तो चलिए यहां पर हम लोग आ गए हैं सेक्शन पर। तो बहुत सारे सेक्शन को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आपके स्क्रीन पर है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहा है कि पीएम मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में ई रुपी लॉन्च किया है। अब ये ई रुपी क्या है? जैसे एक रुपे कार्ड लॉन्च किया था, उसी प्रकार से रुपी है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो अपने आप में एक क्यूआर कोड होगा। क्यूआर का मतलब क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। और इस क्विक रेस्पॉन्स कोड की मदद से आप लोग एक चीज देखते हैं रेगुलरली कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है आजकल, डीबीटी। अब मान लीजिए जैसे किसानों को 6,000 रुपए जो दिए जाते हैं पीएम किसान योजना के तहत, है ना, सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। अब वो 6,000 का क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। अब वो इस 6,000 को अपनी किसी इमरजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, बजाय क्या कर दिया जाए, 6,000 रुपए का वाउचर दिया जाए और डेडिकेटेड जो किसान है उसके मोबाइल पर क्यूआर कोड, मतलब उनके पास अपना एक जो है आइडेंटिफिकेशन होगा, और क्यूआर कोड को स्कैन करके मान लीजिए वो फर्टिलाइजर परचेस कर रहे हैं, सीड्स परचेस कर रहे हैं, राइट, इंसेक्टिसाइड्स परचेस कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल जो बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है उसको सही दिशा में लगाने का एक्चुअल प्रोविजन होगा। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे डीबीटी जो हैं हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग डायरेक्टली लोगों को मदद कर रहे हैं। अब वो उसका क्या करेंगे, है ना, मिसमैनेजमेंट करेंगे। कई बार क्या होता है, अल्कोहल का जो है बहुत प्रवृत्ति है भारत में, तो वो कहीं वहां ना लगा दे। तो इस प्रकार की चीजों को, लीकेज को रोकने के लिए, लीकेज तो वैसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रुक जाती है, लेकिन जिस दिशा के लिए वो पैसा जा रहा है उसी दिशा में लगे, तो इस प्रकार का प्रोविजन अब ई रुपी में कर दिया गया है। ठीक है, तो यही वो पूरा प्रोसेस है। हमेशा से ये सोचा जाता था, वैसे इस प्रकार के प्रोसीजर दुनिया के कई देशों में हैं, लेकिन इतने बड़े देश में इस प्रकार का प्रोसेस इतने लार्ज स्केल पर पहली बार आया। तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ई रुपी, और ये शब्द याद रखना आप लोग, अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। ये टर्म, इस तरह की टर्म्स जो है ना, वो आप जरूर याद किया कीजिए। अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहां पर ई वाउचर्स होंगे, एसएमएस, यदि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो एसएमएस कोड होगा, एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर होगा, या फिर क्यूआर कोड होगा, और वो मोबाइल पर बेनिफिशियरीज को डिलीवर कर दिया जाएगा। द यूजर ऑफ दिस सीमलेस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म विल बी एबल टू रिडीम द वाउचर, और वाउचर से क्या कर लिया जाएगा, उसका भुगतान ले लिया जाएगा, और डेडिकेटेड जो सर्विस है उसको यूज किया जा सकेगा। आने वाले समय में इसी प्रकार से जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज अप्लाई कर रही हैं, वहां पर भी ये ई रुपी जैसे सिस्टम को प्रयोग कर सकते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा, ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और इन द कोलैबोरेशन, किस किस के कोलैबोरेशन में, तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो जरूरी है क्योंकि वित्त का मामला है, और चूंकि यहां पर हम लोग अभी शुरुआत किससे करेंगे, मेडिकेयर्स वगैरह से,
तो इसीलिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में जो है ये इसको डेवलप किया गया। तो कई बार क्या होता है प्रीलिम्स में ये पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का इसमें मेन रोल है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो पीएम मोदी ने ये 2 अगस्त को लॉन्च किया है ई रूपी कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड बाय एनपीसीआई और डिजिटल मैनेजर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस, कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा और जिस प्रकार की चीज है उसको आसानी से परचेस किया जा सकता है जो गवर्नमेंट चाहती है जिस दिशा में। तो ड्रग्स को लेने के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, मदर एंड चाइल्ड स्कीम के लिए, ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम इत्यादि के लिए जो किट्स हैं या फिर जो दवाइयां हैं वो आसानी से व्यक्ति जो है ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये अपने आप में ई रूपी कनेक्ट हो सकता है और द स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस विद बेनिफिशियरी एंड सर्विस प्रोवाइडर इन द डिजिटल मैनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस। तो ये सारे पॉइंट्स प्रीपेड नेचर का होगा, पहले ही पे कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट जो है पर पर्सन जो पर्टिकुलर स्कीम के तहत बेनिफिट दे रही है वो इस क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग से ही एप्लीकेबल हो पाएगा। तो जो पैसा है वो उसी में खर्चा किया जाएगा, तो यहां पर कंप्लीट लीकेज जो है उससे बचा जा सकता है और जो गवर्नमेंट की एक्चुअल इंटेंट है, मंशा है कि उस रुपीस को उसी दिशा में लगाया जाए तो वो पूरी हो जाएगी। तो बेनिफिट्स क्या ऑफर्ड होंगे? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव, वाकई में एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ एंश्योरिंग लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सिस्टम एंड एग्जैक्ट टू बी पॉइंट डायरेक्टेड सिस्टम है ये, है ना। इवन द प्राइवेट सेक्टर कैन लेवरेज दीज डिजिटल वाउचर्स एज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, और एम्प्लॉय के वेलफेयर में वो आप देखते होंगे एम्प्लॉयज भी, देखिए सभी लोगों के पास जब भी आपको पैसा दे दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को आप कैश दीजिए तो वो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, सभी पर्सन की अपनी प्रायोरिटीज होती है और वो वहां पर अपना पैसा निवेश कर देंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स में भी जो है मदद मिलेगी। तो जल्दी से आपको ये जरूर एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर एक आपको शॉर्ट नोट जरूर लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का जो कॉन्सिक्वेंस है इनमें से कौन सा सबसे अच्छा कॉन्सिक्वेंस होगा? ये 2017 में आई थिंक एक बार पूछा हुआ है, 2017 में पूछा गया। बताइए, पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए क्या आंसर होगा। तो मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू द पुअर विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो यूपीआई में नो डाउट इफेक्टिव तो होगा, क्विक भी होगा, लेकिन स्कीम तो पहले भी चली आ रही थी। तो मोस्ट लाइकली सबसे अच्छा कॉन्सिक्वेंस पूछा है, एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। नो डाउट जब भी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सॉफ्टवेयर या फिर इंस्टॉलेशन कोई भी बनता है तो उससे एफडीआई बढ़ता है, जैसे रोड्स बनेंगे तो। लेकिन एफडीआई पर इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं होगा यूपीआई का। हाँ, कुछ पार्शियली आप कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल। देखिए फिजिकल करेंसी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है ना। तो फाइनली क्या है, मोबाइल वॉलेट जो पहले क्या था भैया, पेटीएम वगैरह में जो भी अन्य है उसमें कुछ 30,000 20,000 रखने पड़ते थे, पहले की बात आपको याद आ रही होगी, और इसमें से खत्म होते जाते थे। फिर जैसे ही जीरो पर आया फिर से हमने वॉलेट को रिचार्ज कर लिया। अब यूपीआई में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं 5 रुपए की भी चीज खरीद रहे हैं, यूपीआई पेमेंट कर दिया, 20 रुपए की भी कर रहे हैं यूपीआई, तो हमें वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती। ये मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वैसे अपने आप में, है ना, कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर ये एकदम एग्जैक्टली आप इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये बात सारी क्लियर हो गई है। तो यूपीआई होता क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल फोन, और इस ट्रांजैक्शन का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मैंने जैसा कि बोला था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज्यादातर बात रहेगी आज। तो नासा और इसरो,
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया है और इससे क्या होगा, पृथ्वी के अलग अलग लोकेशन को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कैप्चर किया जा सकेगा। सो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट ये 1.5 बिलियन की है, 1.5 बिलियन डॉलर्स। आप बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है पूरा वो 150 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट है उसकी। तो ये भले उसका 100वां भाग हो, लेकिन केवल ये एक सैटेलाइट ही तो है जो स्पेस में, तो अपने आप में बहुत कॉस्टली है ये। एडवांस्ड रडार इमेजिंग है एंड इट्स प्रोड्यूस्ड लॉन्च्ड इन अर्ली 2023 एंड फॉर्म्ड इंडिया अर्थ साइंस मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ये अर्थ साइंस मिनिस्टर ने बताया है कि 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। वन सेकेंड, एक मिनट का, आधे मिनट का समय दे दीजिए। तो हम लोग आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर नासा और इसरो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव है, मैंने आपको कॉस्ट ऑलरेडी बता दी है, और वर्ल्ड का फर्स्ट रडार सैटेलाइट टू ऑपरेट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी। ये एस बैंड और एल बैंड दोनों पर काम करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं है जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी पे काम करे। हमेशा हम लोग जीसैट वगैरह भी भेजते हैं तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पर होता है, ठीक है। और आपको मैं अभी बताने वाला हूं एस बैंड, का बैंड, कू बैंड, के बैंड, एस बैंड, एल बैंड, ये सब क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो निसार भारत और है ना, तो निसार आपको याद रखना है नासा का और इसरो का सामूहिक जो है वोल्केनो, अर्थक्वेक, इकोसिस्टम डिस्टरबेंस और जो हैजार्ड्स वगैरह आ रहे हैं वो उसको मतलब पूरी तरह से नजर रखने के लिए और हाई रेजोल्यूशन पे कैप्चर कर सकेगा। तो निसार इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन दिसंबर 2021 सतीश धवन स्पेस सेंटर। लेकिन फाइनली देखिए ये तो पुराना इमेज है और यहां पर जो प्रपोज्ड किया गया है ये ज्यादा करेक्ट है। 2023 तक अर्थ साइंस मिनिस्टर ने बोला है कि इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो नासा इसरो ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एल बैंड, एस बैंड, SAR है, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर वगैरह आपको सब कुछ पता ही है ना। और एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस इससे प्राप्त होंगी। ड्यूअल है तो हमारे जो पृथ्वी की सरफेस है लेस देन अ सेंटीमीटर, मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ में ये पिक्चर्स को कवर कर सकेगा। तो हमें नीचे से पढ़ना चाहिए कि जो बैंड्स होते हैं, सबसे शुरुआत में जो रडार्स अपर्चर्स भेजे जाते थे वो P बैंड के थे और ये इस फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज पर, L बैंड और S बैंड पर आधारित है हमारा निसार। तो ये 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, L 1 to 2 गीगाहर्ट्ज। और जो हमारी आजकल जो जीसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो और भी ज्यादा ताकतवर हैं, तो वो जो है का बैंड, कू बैंड, ठीक है। तो का बैंड देखिए 27 से 40 गीगाहर्ट्ज और ये SAR, तो ये देखिए एयरपोर्ट सर्वेलेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। के बैंड रेयरली यूज्ड, कम यूज होता है ये। SAR में यूज नहीं किया जाता। SAR में तो ज्यादातर देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि लिटिल बिट इंक्रीजिंग यूज ऑफ SAR अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए निसार ने इसको कैरी किया है ना। और हाई पेनिट्रेशन मैपिंग, वेजिटेशन, बायोमास, जो फिजिकल मॉनिटरिंग करनी है तो हमें एल बैंड पर, तो आप इसको लिंक कर लीजिए। फिर एस बैंड को यहां पर लिंक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेंड सी बैंड एप्लीकेशन टू हायर वेजिटेशन डेंसिटी, जहां पर ज्यादा सघन डेंसिटी है वेजिटेशन की उसके लिए सी वेजिटेशन, ताकि पिक्चर्स और भी ज्यादा क्लियर आए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स बैंड और भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के लिए होता है ना। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है एस बैंड, एल बैंड से, और इसीलिए राइट, तो आप याद रखेंगे ये बैंड है P, L, S, C, X, Q,
के और का बैंड, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां पर जो अर्थ का लैंड है और आइस कवर्ड सरफेसेस हैं ग्लोबली, ये विद द 12 डे रेगुलरली ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पासेस, जब भी ये गुजरेगा तो ये लगातार उनकी फोटोज को कैप्चर करेगा, ठीक है। ये जितने भी इकोसिस्टम है, डायनेमिक सरफेसेस है, आइस मासेस हैं, नेचुरल हैजार्ड्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर का रिसर्च कर सकता है, सी लेवल विल सपोर्ट। तो देखिए, जैसी डिमांड होती है ना, उस प्रकार के बैंड का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाता है हमारे सैटेलाइट के साथ। और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च का एरिया है कि किसे लगाया जाए, क्योंकि हमें एक्चुअल में आउटपुट जो है वो उसे ऑप्टिमल पर लाना होगा, ठीक है। तो एल बैंड क्या करेगा, देखिए, एल बैंड की जो वेव्स हैं उसे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जो यूनिट्स हैं उसमें यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर एबल टू पेनिट्रेट क्लाउड, फॉग, रेन, स्टॉर्म एंड वेजिटेशन। अब यदि एल की जगह कुछ और लिया जाता तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसीलिए एल बैंड, क्योंकि यदि मौसम खराब भी है तो भी ये सही जानकारी दे पाएगा। एस बैंड जो है वो एयरपोर्ट सर्वेलेंस रडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर रडार, सरफेस शिप रडार और सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट इत्यादि में यूज होता है, एस्पेशली दोज यूज्ड बाय नासा टू कम्युनिकेट विद द स्पेस शटल एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बातचीत करने के लिए भी एस बैंड का जो है सैटेलाइट यूज किया जाता है। तो जो निसार है नासा और इसरो का स्फेरिकल अपर्चर जो है ये, वो सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक नोन एज शार इज प्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्राप्त होंगी, क्लाउड्स, डार्कनेस, इनेबलिंग निशार टू कलेक्ट डेटा डे एंड नाइट। तो ये डे एंड नाइट दोनों में डेटा को कलेक्ट करने की क्षमता रखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको जरूर याद रखने हैं। एल बैंड, ऐसा ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि किस किस बैंड के, है ना, निसार की फुल फॉर्म क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, और कई बार आपको एल बैंड और एस बैंड की पूरी डेफिनेशन दे देगा मैच करने के लिए कि इनको कहां कहां पर एप्लीकेबल किया जा सकता है। और ये जो पूरी टेबल है इसे भी आपको, है ना, मैच द फॉलोइंग के लिए एक्स बैंड, एल बैंड, के बैंड, का बैंड, कू बैंड, तो आप जरूर देख लीजिए। सी बैंड जो है वो शार का वर्क हॉर्स है ना। तो यहां पर आपको निसार एकदम क्लियर हो गया होगा। सिंथेटिक, मैंने गलती से क्या बोल दिया था, स्फेरिकल बोल दिया था। सिंथेटिक अपर्चर रडार, सार जरूर याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन टर्म है ये, ठीक है। तो अर्बन मॉनिटरिंग, आइस स्नो पेनिट्रेशन इनटू वेजिटेशन कवर, तो ज्यादा वेजिटेटेड कवर है तो उसके पेनिट्रेशन के लिए एक्स का यूज किया जाता है। लो और मॉडरेट लेवल पर यदि एरियाज में डेंसिटी है तो फिर सी का प्रयोग किया जाता है। एल मैंने आपको बता ही दिया कि आसानी से फॉग और क्लाउड्स वगैरह को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको यह भी आ सकता है कि इन्हें क्रम में जमाइए, तो पहले पी बैंड आएगा, फिर एल बैंड, फिर एस बैंड, फिर सी, एक्स, कू, के, का। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे हैं 1 सेकेंड, अब बात करें व्हाट इज कॉलिब्रेशन, है ना। तो ये आपको रीजन पता चल गया होगा, जीपीएस रिसीवर्स होंगे। एल बैंड जो है हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम ऑफ साइंस डेटा, जीपीएस रिसीवर होते हैं। जीपीएस की मदद से भी, देखिए जीपीएस आपको पता ही है कि यूएसए के जीपीएस है लगभग 30+ सैटेलाइट्स हैं, है ना, और एग्जैक्टली 30+ तो हैं गैलीलियो में, और 24 सैटेलाइट्स हैं जीपीएस में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर पेलोड। तो उनसे कम्युनिकेट करना, उससे और भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 24 सैटेलाइट्स का जो वर्ल्ड में अभी डिप्लॉयड है ना स्पेस में, उनसे भी ये डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर नासा जो है वो जीपीएस का सपोर्ट, रिसीविंग और पेलोड सब सिस्टम एक्सेट्रा को ऐड कर पाएगा। इसरो क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस क्राफ्ट बस। एस बैंड रडार इसरो प्रदान कर रहा है यहां पर, और लॉन्च व्हीकल भारत प्रदान कर रहा है, क्योंकि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होना है। एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज ऑफ मिशन हुज गोल इज टू मेक ग्लोबल मेजरमेंट
ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड सरफेस चेंजेस यूजिंग एडवांस रडार इमेजिंग। तो इससे हमें एक एक पिक्चर का जो है एडवांस रडार इमेजिंग से हमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कहां पर किस लेवल पर डिजास्टर आने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, निसार बहुत समय से चर्चा में है, फाइनली ये 2023 में अब भेजा जाने वाला है, ऐसा अर्थ साइंस मिनिस्टर ने बोला है। बात करेंगे एक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर क्या है, किस प्रकार से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, हम लोग यहां पर डिस्कस ये भी करेंगे कि भारत का जो 3 स्टेज्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है। तो हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव में मैंने अलग से सेक्शन में ऐड कर दिया है ताकि एक कंप्लीट पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पर ये सब चर्चा में क्यों आया, देखिए आप लोग लगातार एक चीज देख रहे हैं कि जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, जैसे आप देख लीजिए बिल गेट्स को, जेफ बेजोस को देख लीजिए, उसके बाद में अमेजोन के जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस, इसके अलावा टेस्ला मोटर्स के एलॉन मस्क को देख लीजिए, रिचर्ड्स ब्रैंसन को देख लीजिए, और भारत में भी आप अडानी अंबानी को देख लीजिए। आप लगातार न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हैं कि अब अंबानी जो हैं, मुकेश अंबानी, 75,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इंटरेस्ट आ रहा है उनको, और ये शिफ्ट आ रहा है अपने आप में कि वो अपनी जो ओरिजिनल चीज है उससे एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। तो वहीं बिल गेट्स भी देखिए अपने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाह रहे हैं अब, और ये एक्सपोर्ट करेंगे फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, जिनको बहुत ज्यादा पावर हंग्री नेशन है, जिनको एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। तो जैसे भारत में अडानी बहुत ज्यादा एक्सपर्टली काम कर रहा है। आज से मैं 15 साल पहले भी, 10 से 15 साल पहले भी अहमदाबाद जाया करता था, गुजरात की बात कर रहा हूं, तो वहां पर प्राइवेट कंपनी जो कि अडानी ही ग्रुप था, वो लार्ज स्केल पर, मतलब वहां पर कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड होती ही नहीं थी। कई कई महीनों में 1-2 बार ऐसा होता था कि कुछ मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। खैर आज तो सभी जगह ऐसा है। तो ये सब क्यों हुआ, बिजनेसमैन बहुत तेजी से प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था। तो गेट्स का जो प्लान है, टेरा पावर न्यूक्लियर कंपनी फाउंडेड बाय मिस्टर गेट्स, तो ये आप याद रखना, टेरा पावर किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की है, हैज जस्ट अनाउंस एन एग्रीमेंट विद द प्राइवेट फंडर्स इंक्लूडिंग वॉरेन बफे, स्टेट ऑफ व्योमिंग यूएस साइट, नेट्रियम फास्ट रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट देयर। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे, रिसर्च चली रही है इनकी, फाइनली ये पावर हंग्री कंट्रीज को टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे। सो मोरओवर सिंस इट फॉल्स द एडवांस्ड स्मॉल modular reactor project in US Department of Energy, the department will subsidize the project extent of $80 million this year। तो सब्सिडी भी दी गई है इसको, क्योंकि ये क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कल कोई टेक्नोलॉजी बेचेंगे तो ओवरऑल यूएसए का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो गेट्स क्या सोचते हैं कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल रिप्लेस द करंट रिएक्टर, जो वर्तमान में जो रिएक्टर्स चल रहे हैं उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके द्वारा। और यहां पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड अदर न्यूक्लियर एंथुजियास्ट, जो पूरे जोशीले लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, दैट स्मॉल फैक्ट्री बिल्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स विल बी चीपर एंड सेफर एंड विल बी अट्रैक्टिव टू दी फॉरेन बायर्स। तो फाइनली इसको खरीद लिया जाएगा। अभी हमने फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट के बारे में आपको पता ही है, राइट, रशिया में भी जो चेरनोबिल था। और इस प्रकार से आप में से कितने लोग जानते हैं कि 7 अलग अलग रेंज होती है अब तक के जितने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, है ना, ऑल दी ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट मिस हैंडल के कारण जो हुए हैं, उन्हें एक रेंज पे रखा गया और सबसे ज्यादा चेरनोबिल 7 रैंक पे है। मतलब 7 का मतलब है 7 पॉइंट दिए गए क्योंकि वो सबसे खतरनाक ब्लास्ट था। तो इनके पॉइंट्स भी है 1 2 3 4 5। सो फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट हुआ, तो यहां पर अब जरूरत है कि कंट्रीज फेज्ड आउट न्यूक्लियर पावर एज ग्लोबल कम्युनिटी टर्न टू
अटेंशन टू स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक सेफ्टी के साथ हो रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा डिजास्टर हुआ तो आसपास की एक बड़ी पॉपुलेशन उसी प्रकार की चीजें फेस करेंगी जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हमने फेस किया था। सो द न्यूक्लियर इंडस्ट्री वाज एट स्टैंड स्टिल एक्सेप्ट इन रशिया, चाइना एंड इंडिया। आज भी जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है वो उसी पर तर्ज पर चल रही है रशिया, चाइना और इंडिया में। सो लाइबिलिटी क्लॉज इन इंडिया, इवन इन इंडिया expected installation is imported reactor did not materialize because our liability laws and anti-nuclear protest in proposed location। तो हम जहां भी कहीं पर मतलब ये नए प्लान करते हैं वहां पर एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट होते हैं, जहां पर भी जाता है वो लोग और वहां के जो एक्टिविस्ट हैं वो अगेंस्ट में आ जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मेटलाइज नहीं किया गया है पूरी तरह से चीजों को। So India had to go for more indigenous reactor to increase the nuclear component of its energy mix। तो भारत आज भी इंडिजीनियस रिएक्टर्स पर ही डिपेंडेंट है। आपको पता होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा चाइना, तो यहां पर भी इन्होंने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनके बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में इनको पता है कि ये पावर हंग्री कंट्री है चाइना, इंडिया, तो अल्टीमेटली दे विल परचेज द टेक्नोलॉजी। सो रीगेनिंग प्लेस एज क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी ऑप्शन के तौर पर न्यूक्लियर सेफ्टी, और यहां पर जब इतनी बड़ी फर्म्स काम करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर सेफ्टी के कंसर्न को वो ध्यान रखेंगे। सो थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज बिकमिंग एवर मोर एपरेंट, और इसीलिए जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनको काफी हद तक रोकने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि भारत में जो 40% जो पॉल्यूशन है वो तो अकेले कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट से हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रिकॉग्नाइज एबिलिटी टू पावर टू एड्रेस द मेजर ग्लोबल चैलेंजेस। तो इन चैलेंजेस को पूरा करना होगा, और यहां पर ये कंपनीज को पता है, ये बहुत ही लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदर्शिता रखती है कि किस जगह पर निवेश को किया जाए जहां से आउटपुट मिलेगा। सो डिले इन अडॉप्शन, इवन IPCC IEA ने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर भी अडॉप्शन इतना जल्दी नहीं हो रहा है ना इनका। ठीक है, सो वेदर द वैल्यू ऑफ क्लीन एंड रिलायबल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी विल अचीव इट्स फुल पोटेंशियल एनी टाइम सून, तो जल्दी ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा। पॉलिसी एंड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क इश्यू, देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आपको इनके बारे में सभी एंगल्स का पता होना चाहिए। इन सम ऑफ द मेजर मार्केट न्यूक्लियर पावर लैक ऑफ फेवरेबल पॉलिसी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, तो ये एक तो फेवरेबल पॉलिसी की कमी है न्यूक्लियर पावर के लिए, फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंसिंग की कमी है क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको परचेज करना कॉस्टली अफेयर होगा। लकीर के फकीर उसी चीज पर तो चले ही आ रहे हैं, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अलॉट करना पड़ता है। सो रिकॉग्नाइज इट्स कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका भी ध्यान रखना है। सो विदाउट सच फ्रेमवर्क न्यूक्लियर पावर विल स्ट्रगल टू डिलीवर ऑन इट्स फुल पोटेंशियल। यदि कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया तो न्यूक्लियर पावर हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा, इवन एज द वर्ल्ड रिमेन एज डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, और आने वाले कई सालों तक फॉसिल फ्यूल पर ही हम डिपेंडेंट रहेंगे। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इंडिया का केवल 2% ही न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा है। आप सोचिए, भारत जैसा देश जो न्यूक्लियर एनर्जी की डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने उस समय पर 3 स्टेज्ड प्रोग्राम दे दिया था, स्टिल वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी जस्ट 2% वाया न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये अपने आप में टेरा पावर आपको याद रखना है, ये एक नए डायमेंशन में मार्च कर रहे हैं। नेट्रियम वुड बी फ्यूल्ड विद यूरेनियम, तो यहां पर नेट्रियम का प्रयोग किया जाएगा, और आपको मैंने बताया कि 20% यूरेनियम 235। जब हम लोग न्यूक्लियर विस्फोट के लिए या फिर एज ए न्यूक्लियर हथियार वेपन के रूप में जब यूज करते हैं तो 90, 95, 80% तक एनरिच्ड कर लेते हैं, जो ईरान कर रहा था। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 20% तक यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है ना। तो आप में से कौन मुझे एक पूरा कॉन्सेप्ट बताएगा कि ग्रेफाइट की जो छड़ें हैं, राइट, वो क्या करती हैं,
D2O क्या करता है, एक पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए, न्यूक्लियर एनर्जी किस प्रकार से काम करती है। द क्रिटिक्स बिलीव दैट देयर इज अ रश टू मेक 20% एनरिच्ड यूरेनियम वर्ल्ड वाइड, एक बहुत तेजी देखने को मिली है। फिर इन सब के अलावा इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि भारत में यूरेनियम और प्लूटोनियम के भंडार नहीं है, है ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम के भंडार भारत में नहीं, और इसके लिए हम लोग कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंट है। जबकि इंडिया के पास थोरियम के बहुत ज्यादा भंडार, और थर्ड स्टेज जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो सजेस्ट किया गया था, उनकी लॉन्ग फोरसाइटेडनेस मतलब दूरदर्शिता ये थी कि उन्हें पता था कि थोरियम के भंडार मोनेजाइट रेत में बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें हमारी न्यूक्लियर जो स्टेजेस है उनको इस तरह से लेके जाना होगा कि अल्टीमेटली हमारे जो न्यूक्लियर पावर से जो प्लांट है वो थोरियम का प्रयोग करें, और इसीलिए सबसे ज़्यादा थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है वो यूएसए नंबर 1 पर है, और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर थोरियम बेस्ड प्लांट के लिए इंडिया ने पब्लिश किए हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर रिसर्च पेपर इंडिया द्वारा पब्लिश हुए थोरियम रिगार्डिंग। ठीक है, तो वेपन ग्रेड यूरेनियम इज बीइंग अवेल, तो वेपन ग्रेड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और फैसिलिटीज द प्रोडक्शन एंड मटेरियल यूज्ड एज न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में भी वहीं से कन्वर्ट करते हैं इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से। ठीक है, द वे इट इज कॉन्फ़िगर्ड रिएक्टर वुड मेक रीयूज मैसिव क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कुड आल्सो यूज एज न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव एंड वारहेड्स, तो यहीं पर जो फ्यूल है उसको रीयूज भी किया जा सकता है वॉरहेड के लिए भी, है ना, एक्सप्लोसिव के तौर पे। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहता है, इंडिया और चाइना पर, क्योंकि द ओपोनेंट ऑफ टेरा पावर बिलीव दैट इंडिया चाइना विल एनकरेज टू देयर एफर्ट टू डेवलप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इवन वांट टू बाय देम फ्रॉम मिस्टर गेट्स। तो आप भविष्य में क्या देख रहे होंगे, इंडिया चाइना लाखों का भी नहीं, कई हजार करोड़ रुपए हम लोग जो हैं इस टेक्नोलॉजी को परचेस करने में दे रहे होंगे। सो ये होता है एक्चुअल में फोर्थ साइटेडनेस कि भाई दुनिया किस दिशा में जा रही है। अब एक बाउंडेशन क्या है कि जो क्रूड ऑयल है, हाइड्रोकार्बन से कोयला है, उन्हें धीरे धीरे सबको बैन करना है, सभी देशों के अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए और उस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाए। ऑब्वियसली बिजनेस टाइकून्स का काम यही है। तो इसी प्रकार के कुछ पॉइंट्स जो हैं, इसी प्रकार के जो ब्रीडर रिएक्टर्स हैं भारत को भी बनाए जाने चाहिए, है ना। इंडिया के भी जो रिसर्चर्स हैं वो उन्हें इस दिशा में जाना चाहिए और सेफ्टी फ्रेमवर्क इत्यादि पर काम करना होगा। तो कंक्लूजन ये है, विद द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाई बढ़ा रहा है विद ईच कमिंग डे, इरिवर्सिबल, आपको मैंने कई बार वर्ड यूज किया ही है, वर्ल्ड नीड टू टेक सीरियस रीलुक एट अडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बहुत अच्छे से सोचना होगा। सो व्हाट आर द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सो ये स्पेशल टाइप के रिएक्टर हैं, डिजाइन करते हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं टू एक्सटेंड द न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। वेयरएज कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर कैन यूज ओनली रेडिली फिशनेबल बट मोर स्कार्स आइसोटॉप यूरेनियम 235 फॉर फ्यूल। देखिए क्या होता है, नेचर में जो यूरेनियम मिलता है, मैंने कई बार आपको बताया 238 मिलता है, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड जो है वो 235 है, और इसी का प्रयोग जो है हम लोग जब 90, 80, 85, 95% का यूज करते हैं तो उसे वारहेड में प्रयोग कर लिया जाता है, और 20% तक यूज कर रहे हैं तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में करेंगे। अब क्या हो रहा है कि कन्वेंशनल में फिशन की मदद से यूरेनियम 238 या फिर थोरियम से यूरेनियम 235 बनाया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत कम है, इसमें स्कार्स है बहुत कम मात्रा में, विच इज साइजेबल क्वांटिटीज आर अवेलेबल। तो यूरेनियम 238 फॉर एग्जांपल अकाउंट्स मोर देन 99% ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग यूरेनियम। तो नेचुरली क्या मिलता है भाई, यूरेनियम 238, इससे आइसोटॉप में कन्वर्ट किया जाता है ना, समस्थानिक में 235 में। इन ब्रीडर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन।
तो कन्वेंशनल रिएक्टर इन कॉन्ट्रास्ट कैन एक्सट्रैक्ट लेस देन 1% ऑफ इट्स एनर्जी। तो एक्चुअल में जो इसकी एनर्जी बननी चाहिए थी 1% से भी कम एनर्जी में ये यूज हो रहा है। लेकिन ये स्पेशल टाइप के जो रिएक्टर हैं उनको क्यों डिजाइन किया गया है कि न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई को सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में प्रयोग किया जाए, ना कि वो कन्वर्ट करने में कर रहे हैं। तो यहां पर ये पूरा एक डायग्राम है जिसमें लिक्विड सोडियम को पंप किया जाता है थ्रू द बैफल ऑफ हीटेड बाय रिएक्टर कोर, और यहां पर हीटेड सोडियम पास थ्रू ए हीट एक्सचेंजर और सोडियम हीट एक्सचेंज, एंड अल्टीमेटली क्या है कि यहां पर ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे क्या होता है हम लोग ये जो रिएक्टर कोर है जहां पर एक्चुअल में यूरेनियम वगैरह यूज होता है, तो लिक्विड मेटल कूलेंट इसे जब ये पंप किया जाएगा यहां पर तो ये बर्न आउट होगा। बर्न आउट इफेक्ट से जो हीट है ये ब्लॉक रहता है, तो ये यहां से जाएगी और बहुत ही गर्म हीट जो है ये हीट वापस से इसके अंदर एंटर कर ली जाएगी, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये चैम्बर जो है ये पूरा गोल चैम्बर, यहां पर जैसे मान लीजिए पानी है या कुछ भी है तो वो भाप बनकर तैयार हो जाएगी, और भाप से क्या हो जाएगा अल्टीमेटली टरबाइन चलाई जाएगी। तो हीट जनरेटर के तौर पे ये काम करते हैं। यहां पर 1 सेकेंड, ये यहां पर लिक्विड रहता है, ठीक है, यहां पर लिक्विड रहता है और ये इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि स्टीम बाहर निकलेगी, और ये टरबाइन में जब स्टीम जाएगी तो उन पंखों को चला देगी, और यहां से लिक्विड सोडियम की मदद से प्रेशर दिया जाता है, और ये रिएक्टर कोर में यूरेनियम होता है, ठीक है, 235। तो ये है पास्ट रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। यहां पर नेट्रियम प्लांट में सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर एज हीट सोर्स के रूप में सोडियम कूल्ड, यहां पर देखिए आप लिक्विड सोडियम पंप किया जाता है ताकि जो हीट है उसको यहां से प्रेस करके इसमें इंसर्ट कर दिया जाए, एंड अल्टीमेटली ये जो हीट है वो जब टरबाइंस ये जो वाटर में से जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, और जैसे जैसे ये देखिए आपको कलर दिख रहा है इसका ज़्यादा रेड है, ये यहाँ पर ज़्यादा रेड है, जैसे जैसे पानी में ये नीचे जाता जाएगा इसकी हीटनेस कम होती जा रही है, फिर से इसे इंसर्ट कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है, और इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है, और यहाँ पर जो भाप बनी है उससे बहुत तेजी से टरबाइन चलते हैं और उस टरबाइन से ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इज इट क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए पहले स्टेज में तो हम लोग नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है, ये भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। सो होमी जहांगीर भाभा envisioned India's nuclear power program in 3 stages to suit countries' low uranium resource profile। भारत डिपेंडेंट है दुनिया के दूसरे देशों पर, और इसीलिए यूरेनियम 238 का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। और हमने क्या बोला कि इसको जब यूरेनियम 235 में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, और अल्टीमेटली 235 जो है ओवरऑल हम लोग केवल 1% से भी कम इससे एक्चुअल एनर्जी जनरेशन कर पाते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद में बात आती है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है वो हैवी वाटर रिएक्टर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस्ड प्लूटोनियम, ठीक है। उसके बाद प्लूटोनियम से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। और फाइनली थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, थोरियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो थोरियम का यूटिलाइज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टेज में। तो आपको याद रखना है कि थोरियम हमारी जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, यहां पर जो रेत में मोनेजाइट रेत है, सैंड है कोस्टल एरिया में, वहां से थोरियम के बहुत सारे, भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व के तौर पे रखता है थोरियम को। अब देखिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी। नो फॉसिल फ्यूल्स एज यूजुअल, यहां पर एक बहुत बड़ा डिलेमा जो करंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के साथ क्या चल रहा है, हमारे मिनिस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है,
spread and speed of the destruction caused by climate change in the recent weeks present जो हमारे नए मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस बने हैं, एक पॉलिसी डिलेमा है। और वो पॉलिसी डिलेमा क्या है कि स्प्रेड एंड स्पीड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, लगातार हम लोग जो कोयला बेस्ड एनर्जी पावर प्लांट यूज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा इंप्रोवाइज कर रहा है। तो इसको डील करने के लिए किस प्रकार से क्या क्या सजेशन दिए गए ऑथर के द्वारा, तो पहला सजेशन था, फर्स्ट सजेशन इज एनर्जी डिलेमा फेसिंग इंडिया। तो ये डिलेमा का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। The event of past month all over the world have caught even the most alarmist climate scientists by surprise। जिस प्रकार से हमने क्लाइमेट चेंज देखा और जिस प्रकार के इवेंट्स वर्ल्ड लेवल पर देखे, तो यहाँ पर अब एक सोचने का समय आ गया। इट इज राइट टाइम, it is high time to think. So these events brought into sharp relief that reality there was no option of denying consequential implication to use of fossil। तो हमारे जो मंत्री हैं, फॉसिल फ्यूल पर ही भारत पूरी तरह से निर्भर है। लगभग 67% जो है फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से इंडिया। So, however, the dilemma of India faces line in fact that Indian economy is heavily dependent, पूरी तरह से आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल, रिफाइनरीज इन पर डिपेंडेंट है। अब नो डाउट कि ये जो रिच हैं भारत के, जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, है ना। और इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल देयर इज नो एंड इन साइट टू इट्स डिपेंडेंस, कि भाई ये डिपेंडेंस अभी तक तो खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। इंडिया इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, लगभग 80 से 85% हम लोग, और 15% जो है हम लोग क्या है घरों में घरेलू रूप से इंडिजीनियस प्रोडक्शन करते हैं। और उसका एक एग्जांपल है बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, राइट। आजकल राजस्थान की रिफाइनरी से होता है। तो ऐसे क्या 5 पॉलिसी चेंजेस की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, वो सजेस्ट किया गया है। और ये सजेशंस आपके मेंस के लिए, और हो सकता है प्रीलिम्स में, यदि कई बार क्या होता है प्रीलिम्स भी कुछ सब्जेक्टिव टाइप का सेक्शन आ जाता है, बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल, तो वहां पर ये पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहला जो सजेशन दिया गया है, मंत्री किस प्रकार से अपने डिलेमा, कंफ्यूजन को, है ना, उसे दूर करें। तो पहला पॉइंट दिया इन्होंने, रिड्यूस एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन। एक तो जो घरेलू एक्सप्लोरेशन है उसको कम करिए। तो ये किस प्रकार से होगा, नॉट इजी टू लोकेट एंड डिफिकल्ट टू डेवलप, अ रिव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट दैट इंडिया में वेल बी सिटिंग इन सब्सटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व। अब तक का जो परिणाम आया है उससे साफ साफ ये दिखता है कि भारत में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स नहीं है। वैसे नो डाउट केजी बेसिन में भी बहुत अच्छे से मिला है, राजस्थान में मिला है, लेकिन फिर भी हमारी जो डिमांड है उससे बहुत पूर्ति नहीं हो पाती है। दीज रिजर्व आर नॉट ईजी टू लोकेट, और ना ही वो आसान है। इवन व्हेन लोकेटेड डिफिकल्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस कमर्शियल बेसिस, क्योंकि ये कमर्शियली वाइबल हो ही नहीं पाता। क्योंकि एक लार्ज स्केल पर ऑलरेडी पता चले कि भाई इतना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो सकता है, इतने बैरल चीज निकलेगी मान लीजिए, तो वहां पर कंपनीज और इंडियन गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट लेगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है। जिस स्केल पर कुवैत, कतर, गल्फ कंट्रीज में तेल के कुएं मिलते हैं, तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि एक एनर्जी लगाना आप कम कर दीजिए। ये सजेशन है, पहला सजेशन। द गवर्नमेंट हैज ऑफन कंपाउंडेड दिस economic challenge by placing administrative limit on marketing by companies and their pricing freedom। और कंपनीज को यहां पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफन कंपाउंडेड द इकोनॉमिक चैलेंजेस बाय प्लेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट। तो कंपनीज को मार्केटिंग की लिमिट को के लिए उन्हें फ्री नहीं छोड़ा जाता है, मतलब यहां पर लिमिट करती है गवर्नमेंट। तो एक इस पॉइंट को थोड़ा सा हटाना होगा
कि कंपनी कुछ हद तक अपने लेवल पर डिसाइड करे, जो कि आजकल कर भी दिया है, डेली चेंज हो रहे हैं प्राइस। सो यहां पर देखिए हाई रिस्क एंड स्ट्रक्चरल सॉफ्टनेस इन मार्केट। तो फंडामेंटल पॉइंट यहां पर एकदम क्लियर हो गया है कि भारत में जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर नहीं है, इसलिए हाई रिस्क एक्टिविटी है ये अपने आप में। दिस रिस्क इज इवन ग्रेटर टुडे बिकॉज लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल सॉफ्टनेस ऑफ पेट्रोलियम मार्केट, क्योंकि आने वाले समय में तो पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि को हम लोग क्या है धीरे धीरे कम से कम यूज करना चाहते हैं। सो द रिसोर्सेज एम्बार्क्ड फॉर एक्सप्लोरेशन कैन बी डिप्लॉयड मोर प्रोडक्टिव एल्सवेयर। तो यहां पर जो रिसोर्सेज एम्बार्क्ड कैन डिप्लॉयड मोर प्रोडक्टिवली, तो इसकी जगह हमें कहीं और अपनी एनर्जी को लगाना होगा। ये एक पॉइंट यहां पर सजेस्ट किया गया। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फील्ड, जो प्रोड्यूसिंग फील्ड है वहां पर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। लो ऑयल रिकवरी रेट, द एवरेज ऑयल रिकवरी रेट इन इंडिया इज अराउंड 28%, दैट इज फॉर एवरी 100 मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड। तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 28% ही तो ये क्रूड ऑयल के तौर पे प्राप्त होता है। तो अपने आप में उसको एफिशिएंट बनाया जाए। एफिशिएंट का मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल उसे परसेंटेज में इंप्रूव किया जाए। अब देखिए भारत में जो 28% है पर 100 मॉलिक्यूल, ग्लोबली 45% है। अगेन इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। सो एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ रिलेटिव लो रिस्क एवेन्यू, और इसीलिए क्या है हमें एनहांस्ड ऑयल रिकवरी कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को यहां पर एम्बेड करना होगा। इंक्रीज स्ट्रेटेजिक रिजर्व, इस पर आज पूरा डिटेल में टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। भारत के पास देखिए आप लोगों को तो पता ही है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत अप एंड डाउन चलते हैं। जब सबसे डाउन पर हो पेमेंट पर डॉलर पर बैरल, तब परचेज करके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में कम से कम ये ऑयल रिजर्व 1 से 2 ईयर तक का कैपेसिटी रखते हो, तो हम लो जो सबसे कम प्राइसेस है उस समय परचेज करके रख सकते हैं। तो ये 12 डेज, तो यहां पर वीकेंड करंटली केवल हम 12 दिनों का ही इंपोर्ट कर पाते हैं मैक्सिमम। आप सोचिए बस इतना ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जबकि चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान में 70 से 100 दिन का स्ट्रेटेजिक। बताइए आप इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया, ठीक है। तो ये एक काम करना बहुत जरूरी है, तो अभी इस पर काम हो भी रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइज द पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनीज, इनको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। ONGC, BPCL, IOCL, HPCL, गेल, तो इन सभी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, डाइवर्सिफाइड किया जाए और इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी में भी अब लाया जाए। और जो इट इज ऑल्सो, तो देखिए एनर्जी एंटरप्राइज अब यहां पर डाइवर्सिफाई करने के लिए दीज कंपनी शुड एनकरेज टू लुक बियॉन्ड हाइड्रोकार्बन, वही मैं बोल रहा हूं आपसे, रिन्यूएबल एनर्जी में इनको लाया जा रहा है। रिड्यूस द इनएफिशिएंसीज को कम किया जाए, अफोर्डेबल हाइड्रोकार्बन जिसमें परसेंटेज बढ़े लगातार, एंड अवॉइड साइलोज थिंकिंग। साइलोड का मतलब क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो काम किया जाता है वो कपल्ड की तरह से काम हो। साइलोज थिंकिंग का मतलब ये है, देखिए यहां पर किस तरह से कि द पेट्रोलियम मिनिस्टर शुड सी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू साइलोड प्रिज्म ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यहां पर पेट्रोलियम मिनिस्टर को साइलोज अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, उनको यूनाइटेड रूप से देखें। एंड ही शुड ब्रॉडेन द अपर्चर एंड बिकम द प्रोजेनिटर ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहां पर वो एक लीडर के तौर पर उभरे, है ना। तो यहां पर ये जो अलग अलग जो एनर्जी के सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूड एनर्जी, राइट, गैस एनर्जी, उनको यूनाइटेड फॉर्म में एक मैक्रो रूप से देखा जाए। तो कंक्लूजन यहां पर यह दिया गया है कि द डिलेमा रेफर्ड टू इन ओपनिंग सेंटेंस विल बी इजियर टू रिजॉल्व, आवर प्रायोरिटीज आर सेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लीन एनर्जी। अब बात यह है कि नए मंत्री आए हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, और ये प्रेशर में आपको पता ही है कि आजकल जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया गया। आप देखिए गवर्नमेंट में आजकल परफॉर्मेंस बेस्ड मिनिस्ट्रीज हो गई हैं। ऐसा ही राजस्थान की सरकार भी
कुछ जब मंत्रिमंडल को एक्सटेंड करने की सोच रही है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और ये एक कॉमन पैटर्न बन जाएगा, देखना आगे आने वाले सालों में स्टेट्स इसी प्रकार की चीजों को, पैटर्न को फॉलो करेंगे। फिक्स व्यक्ति हमेशा उस मंत्रालय पे बना रहता था, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर दोनों जो डिलेमा है, क्लीन एनर्जी की भी आवश्यकता है, जो इंटरनेशनल हमारे कमिटमेंट्स हैं, और जो इकोनॉमिक वायबिलिटीज है, उस गैप को कैसे फिल करेंगे। तो हमारी प्रायोरिटीज को उसी फ्रेमवर्क में क्लीन एनर्जी के लेंस से, अपर्चर से देखकर क्या है, हम लोग इसको एक वे आउट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर भारत की इकोनॉमी बहुत ही बुरे साइकिल में तो फंसती चली जा रही है। इवन चाइना का भी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि बहुत ही जो है ना, उनका कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल, वो प्रॉपर नहीं आ रहा और डिमांड कम हो गई है काफी हद तक। तो चाइना की इकोनॉमी में अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पर होगा। तो यहां पर देखिए अ साइकिल ऑफ लो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल ग्रोथ तो कम हो गई है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन का मेन कारण क्या है? जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, एडिबल ऑयल और कुछ खाद्य वस्तुओं के जो दाम है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो इन द रिसेंट टाइम सेवरल इकोनॉमिस्ट हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट the government does not need to do anything with the economy. They argued that like after Great Depression the economy rebound worldwide, so will it with us. तो होता क्या है, मैंने कई बार बोला आपको, बाजार की शक्तियां चीजों को अपने आप कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो ऐसा मतलब कहा गया कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद में जो काम किया गया वो तो अपने आप वर्ल्ड वाइड रिबाउंड हुआ था। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन के बाद में जर्मनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, और जॉन मेनार्ड कीन्स के जो कॉन्सेप्ट थे उसको लगाया गया। आपको याद आ रहा होगा, ग्रेट डिप्रेशन को खत्म करने में जॉन मेनार्ड कीन के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम जो है फ्रूटफुल थे। सो यहां पर यह बोला गया है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो फॉलेशियस है, चार नजरिए से देखते हुए। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है इकोनॉमिक्स का, कि सबसे पहले देखिए डिमांड डिस्ट्रक्शन। देखिए जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, कब आया था भाई? 1929 में महामंदी। वैसे तो ये 1922 से ही अमेरिका से शुरू हो गई थी और लगभग 1936 तक जाकर पूरी तरह से 1937 तक जाकर खत्म हुई। ये था 1929 का पीरियड, महामंदी का काल, है ना। ऐसी मंदी आज तक विश्व ने नहीं देखी है। तो ग्रेट डिप्रेशन, डिमांड वाज क्रिएटेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर इफेक्ट एंड स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर डिमांड क्रिएट की गई थी। जर्मनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, आपको याद आ रहा होगा कि हिटलर ने जो है ना वार वेपन्स को ज्यादा से ज्यादा बनाया और इसलिए भी जो है कंस्ट्रक्शन। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन इन करंट सिनेरियो, उस समय पर क्या हुआ था कि डिमांड क्रिएट की गई थी। यहां पर देखिए डिमांड का ही डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो ये सिनेरियो महामंदी ग्रेट डिप्रेशन से बिल्कुल अलग है जो प्रेजेंट सिनेरियो है। दिस इज बिकॉज मैनी जॉब हैव बीन लॉस्ट। इसलिए ऐसा क्योंकि बहुत सी जॉब खो गई हैं। इवन वेयर जॉब्स वर रिटेन्ड देयर हैव बीन पे कट। तो ये सब अभी देखने को मिल रहा है। बोथ ऑफ दीज ट्रेंड कंफर्म दैट द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एंड अदर सर्वेज। तो या तो जॉब्स छिन गई हैं या फिर पे कट भी है, डिमांड भी खत्म हो गई है। दूसरा देखिए ब्राइट स्पॉट ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट। केवल और केवल एक सुनहरा चमकीला तारा कहीं दिखाई देता है इन दिस डिसमल सिनेरियो इज दैट वेस्टर्न वर्ल्ड हैज स्पेंट अ लॉट मनी स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। स्टिमुलेटिंग पैकेजेस निकाले गए हैं जापान के द्वारा, देख लीजिए, यूएसए के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। However, Indian exporter face challenges of rising freight cost and structural issues such as strong rupee relative to major competitor. तो भारत का रुपी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से एक कंपटीशन फेस हो रहा है। तो रुपी की वैल्यू को या तो कम कर दिया जाए, डिवैल्यूएट किया जाए। तो यहां पर जब ये स्टिमुलेटेड पैकेज निकाल रहे हैं तो वहां पर खरीद क्षमता, परचेजिंग पावर जो है बड़ी है लोगों की। तो यहां पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत अलग प्रकार का एक स्टेप है। लेकिन भारत के प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते ज्यादातर। आईटी सेक्टर जरूर अच्छा काम कर रहा है और इसने तो दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि की भी है,
पिछले सालों में। यहां पर एक और पॉइंट देखिए, सेकंड जो है वो है इन्फ्लेशन एंड फैक्टर डिराइविंग इट। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेंट ग्रोथ, बिल्कुल रुकी हुई, टू लो ग्रोथ इन लास्ट 2 क्वार्टर्स, मतलब जो 6 महीने हैं उसमें हमने लो ग्रोथ देखी है, लो इनिशियल बेस। और पिछले सालों की तुलना में ऑलरेडी 2020 का बेस भी बहुत लो था, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन हो गए थे, आपको याद होगा अप्रैल मई जून जुलाई में। सो कमोडिटी प्राइस, मॉनिटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइस एंड मॉनिटरी पॉलिसीज। Inflation in India is being imported through a combination of high commodity price and high asset price inflation caused by ultra loose monetary policy। आप पिछले, मैं देख रहा हूं कि 7 जो बाई मंथली पॉलिसीज हैं उनसे लगातार 7 to 8 बाई मंथली पॉलिसीज में हम ये देख रहे हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को उसी रेट पे रखा और वो लीस्ट है अपने आप में, अल्ट्रा लूज मॉनिटरी पॉलिसीज चल रही हैं। और इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण ले सकते हैं, सस्ते दरों पर ले रहे हैं लोग, और इसी से क्या हो रहा है, डिमांड जो है अपने आप में क्या हो रहा है कि हाई कमोडिटी प्राइसेस के कॉस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास क्षमता है वो तो खरीद रहे हैं। तो मार्केट में चीजों की अभी भी जो इन्फ्लेशन है ना वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि आसान दरों पर ऋण मिल रहा है। आने वाले समय में जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो जाएंगी तो लोन लेना इतना आसान नहीं होगा। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, जी-सैक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम की मदद से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी को अभी मार्केट में, तरलता बहुत तेजी से बरस रही है, अभी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, तो कैश मार्केट में बहुत है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि पिछले सालों में जो ये एक 1.5 साल का समय मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और उसके पीछे कारण क्या था, लोगों ने अपनी जो सेविंग्स है उसका मेजर अमाउंट जो है अपने पास सेव करके रखा हुआ है कि कल को कभी लॉकडाउन हो जाए तो वो पैसा काम आ जाए, बैंक्स में मिले ना मिले। तो लोगों ने क्या है, बहुत अब तक का सबसे हाईएस्ट जो पैसा है वो मार्केट में फ्लो है कैश के तौर पे, या फिर लोगों ने अपने पास सेव करके रखा हुआ है। India is relatively low market capitalization and thereby India cannot absorb enormous capital inflow without asset price inflating। तो भारत में आपको पता है, हम बोलते हैं 2% से लेकर 6% तक की इन्फ्लेशन हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजों का कीमत बढ़ रहा है, लोग पेमेंट दे भी रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, लोग आसानी से पेमेंट कर भी रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो इन्फ्लेशन है ना वही इंडिया की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, क्योंकि उससे एक्चुअल में ओवरऑल 2 से 6% के इन्फ्लेशन से ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। आपको शायद ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ, मैं आपको क्लियर करता हूं कि पहले जो चीज हम लोग 100 रुपए में खरीदते थे, मान लीजिए इस पूरे साल 6 रुपए इन्फ्लेशन रही, तो अब 106 में खरीद रहे और आसानी से जीवन निर्वाह भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, चीजों की कॉस्ट बढ़ी है, इसका मतलब परचेजिंग पावर बढ़ी है, ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है ना। तो लगातार ये ग्रोथ जो है, भारत कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, इसीलिए क्या है, ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन ही तो एसेट प्राइस इन्फ्लेटिंग से क्या होता है, कैपिटल फ्लो एनॉर्मस हो जाता है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स, राइजिंग फ्यूल प्राइस, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, देयर देखिए, द मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास गेट डेस्टिट्यूट। पिछले 20 सालों में जो हमने पूरे प्रयास किए थे गरीबी उत्थान के लिए, गरीबों को बीपीएल से ऊपर उठाया गया, वो इन 1.5 ईयर में फिर से दरिद्रता में आ गए हैं, डेस्टिट्यूट बन गए ड्यू टू रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है अभी, बताइए, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है फिर भी। वेल्थ इरोडिंग ड्यू टू सैड इन्फ्लेशन, क्योंकि उनकी पूरी वेल्थ इरोड हो गई, कमाने के लिए कुछ नहीं था। तो इससे क्या हो रहा है, दिस लीड टू अ डेंजरस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ कम होती जा रही है, तो ये अपने आप में एक स्टैग्नेंट कंडीशन होती है, और इससे क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन। वैसे एग्जैक्टली स्टैगफ्लेशन की बात कहें तो एम्प्लॉयमेंट ना मिलना और इन्फ्लेशन का लगातार बढ़ता जाना,
तो आपको पता ही है एम्प्लॉयमेंट से तो हट ही गए, तो अपने आप में भारत एक स्टैगफ्लेशन के दायरे में तो आ ही चुका है। इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ी लूज की हुई है ना। द ओनली सोल्यूशन, सेंट्रल बैंक वंस रियलाइज दैट इन्फ्लेशन इज एंट्रेंस्ड इन टाइटनिंग लिक्विडिटी एंड फर्दर पुशिंग द कॉस्ट ऑफ मनी। तो अब समय ये सजेशन दिया जा रहा है कि थोड़ा सा पॉलिसीज को टाइट किया जाए। जब मार्केट में कैश फ्लो नहीं रहेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? इफ दिस डज नॉट dampen inflation, repo rates will need to go later and this year and early next year. So यदि ऐसा इन्फ्लेशन कम नहीं होता तो फिर रेपो रेट विल नीड टू गो अप, रेपो रेट को बढ़ाना होगा, क्योंकि सारे प्रयास आरबीआई ने, एक ही बात कही जा रही है, आरबीआई ने अपने सारे प्रयास कर लिए, अब समय है गवर्नमेंट के प्रयास का कि वो कैसे डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं। तो ये बहुत से सजेशंस आए। टाइटनिंग द मनी सप्लाई को टाइट करना, डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को कम करना। एग्रीगेट का मतलब देखिए, डेस्टिट्यूट है वो तो डेस्टिट्यूट होता जा रहा है, लेकिन जिनके पास कैपेबिलिटीज है वो लोन लेने की क्षमता रखते हैं, और यहां पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम होने की वजह से लो इंटरेस्ट रेट पर उनको ऋण मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो डिमांड बढ़ी हुई है, मतलब सभी को एक क्यूमुलेटिव वे में बात करूं, डेस्टिट्यूट की जो सेविंग्स है वो पूरी खत्म हो गई, इरोड हो गई है। तो इसीलिए क्या होगा, इकोनॉमी बहुत ही बदहाल स्थिति में जाती जा रही है। देयर इज लेस स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो फिर वो फ्लो साइकिल कैसे आएगा। और ऐसा सबके बीच में एक और सबसे बड़ा इश्यू है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान लोगों की क्षमता नहीं थी, एमएसएमई, एसएमई सेक्टर्स वो सब इरोड हो गए। तो अल्टीमेटली क्या है, द क्रेडिट ग्रोथ इज मल्टी ईयर लो। तो यहां पर क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अब तक के सबसे रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। और यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में भी क्या किया है, नो पोजीशन टू इन्फ्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कुछ भी इन्फ्यूज नहीं किया है। तो ये सब के चलते मतलब एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है ये, हम इसको ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, इट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। सो इंडियन इकोनॉमी इज इन अ विशियस साइकिल, मतलब एक दुष्चक्र में फंस चुकी है, ऑफ लो ग्रोथ। एक तो लो ग्रोथ है एंड हायर इन्फ्लेशन, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। भारत एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जिसमें कम ग्रोथ और ज्यादा महंगाई होती है। अनलेस पॉलिसी एक्शन, आरबीआई ने अपना पूरा काम कर लिया, अनलेस पॉलिसी एक्शन एंश्योर हाई डिमांड एंड ग्रोथ, तो कोई पॉलिसी एक्शन न लिया गया तो कुछ भी नहीं होगा। सो कंक्लूजन ये है, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन इंडिया विल कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ के शेप्ड रिकवरी, जिसमें कुछ कंपनीज, कुछ लोग तो बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और लगभग 10% जो सेक्टर्स हैं उन्होंने तो बहुत तेजी से ग्रोथ किया और 90% सेक्टर ने बिल्कुल हाथ खड़े हो गए। आईटी सेक्टर्स इनमें उनकी बल्ले बल्ले हुई है। सो where the large corporate and the low debt will prosper at cost of small and medium sector. This means that the lower employment as most of the jobs are created by the latter. तो देखिए इसका मतलब ये है कि lower employment as most, तो देखिए यहाँ पर आप एक के शेप्ड रिकवरी क्लियर हो गया, और large corporates with low debt will prosper at cost of small and medium sector. तो यहां पर जो के शेप्ड रिकवरी है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, और दिस मींस लोअर एम्प्लॉयमेंट एज मोस्ट ऑफ द जॉब आर क्रिएटेड बाय द लेटर। लेटर का मतलब क्या है कि बाद वालों के द्वारा, बाद वालों का मतलब है कि मीडियम सेक्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं 2 और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो हमने इस पर पहले भी बात की थी, लेकिन आपको परमानेंट याद होना चाहिए कि देखिए भारत में ऑलरेडी 3 लोकेशन पर, भारत की टोटल कितनी क्षमता है, केवल 12 दिन की ही रिजर्व की क्षमता। बताइए इतना बड़ा देश जो इतने ज्यादा फॉरेन क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है 85% तक, अब तक हमने इतने सालों में काम नहीं किया। ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो हैं उनको 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं बनने में, है ना। बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस होता है। तो
यहां पर हम लोग और भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं। तो ऑलरेडी भारत के पास कितनी क्षमता है, 5.33 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, मंगलौर और पदूर, तो पदूर में सबसे ज्यादा, याद रखना पदूर में सबसे ज्यादा है, फिर मंगलौर और विशाखापट्टनम। अब हम लोग दो और बना रहे हैं और वो है चांदीखोल और पदूर। तो पदूर कर्नाटका में है, याद रखना, 2.5 और बना रहे हैं। चांदीखोल ओडिशा में 4 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये एग्जिस्टिंग और अपकमिंग, ये याद रखेंगे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चांदीखोल ओडिशा, पुदूर एंड मंगलोर आपको पता ही है कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। हम लोगों की डिपेंडेंस, और मैंने अमेरिका से भी कंपैरिजन किया था कि किस प्रकार अमेरिका के पास हमने जो है रेंट पर उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जब बहुत सस्ता हुआ था क्रूड ऑयल, तो वहां पर रखवा दिया है, लेकिन वो रेंट भी तो जाएगा। तो देश को जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, सन जैसा जो तारा होता है, स्टेलर मिड लाइफ क्राइसिस, तो सूर्य जो है एल्स, एक परेशानी से जूझ रहा है, और सन जो है लगभग अभी किस एज का है, 4.6 बिलियन ईयर इसकी लाइफ है। पृथ्वी की 4.4 बिलियन ईयर्स है। कुछ किताबों में आपको अर्थ का मिलेगा 4.6 बिलियन ईयर्स, तो एग्जैक्टली वो नहीं है, मैं आपको सुधरवा रहा हूं, स्टार मार्क कर देता हूं। आप सर्च भी करेंगे तो अर्थ की लाइफ लगभग 4.45 के करीब है और सन की है 4.6। तो सन जो है ये 4.6 लिख दीजिए, ज्यादा करेक्ट रहेगा। और लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक एक तारा का जीवन काल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ तारे अपने मिड एज लाइफ में ही अपनी पूरी एनर्जी को समाप्त कर देते हैं। सो सन इज वन ऑफ द, अब देखिए केवल एक मिल्की वे में सूर्य जैसे 10 की पावर 11 तारे हैं, और मिल्की वे जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी, वो एंड्रोमेडा से तो बहुत बहुत छोटी है। तो सोचिए एंड्रोमेडा में कितने होंगे, ठीक है। तो सुपर गैलेक्सीज भी होती हैं। सन इज बिग कंपेयर टू साइज ऑफ द कोरोनल फ्लेयर, और यहां पर सन की जो रेडिएशन है उसमें हाइड्रोजन तो लगभग 74-75% है और हीलियम का 24% है। तो अभी क्या हुआ, इंडियन साइंटिस्ट ने यह बताया कि सन जो है वो गुजर सकता है एक मिड लाइफ क्राइसिस से। तो आपको अभी अपनी चिंता नहीं करनी है, ये तो करोड़ों करोड़ों साल का प्रोसेस है और हम तो कुछ वर्षों के लिए रहते हैं। तो हमारी जिंदगी पर सन के लाइफ का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला आगे आने वाले हजारों हजारों साल में। लेकिन हमें इस प्रकार की स्टडी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंपैक्ट, ये जो कॉस्मोलॉजी है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है ना, सबसे गूढ़ रहस्य वाला है ना। एब्स्ट्रूज थिंकिंग यहां पर यूज होती है। तो स्टार लाइक सन कैन गो थ्रू द मिड लाइफ क्राइसिस अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट ऑफ IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कोलकाता है। इसने ये बताया कि एक क्राइसिस से ये जूझ सकता है। सन की एज कितनी है, 4.6 बिलियन, मिडिल एज में है, अपनी मध्यम उम्र में है अभी। दे आर एक्यूरेट मेथड टू एस्टिमेट द एज ऑफ सन, एक्यूरेट मेथड है, रेडियो एक्टिव डेटिंग वगैरह मेथड से हमने जो ओल्ड मीटेरॉइड्स हमारे पृथ्वी पर गिरे उसके अनुसार हमने पता लगाया कि भाई क्या सूर्य की भी जो है आयु होगी। अब है क्या, गायरोक्रोनोलॉजी, गायरो का मतलब है कि जो एंगुलर रोटेशन होता है उसके समय का अध्ययन। तो देखिए, फॉर मोर डिस्टेंट स्टार विच आर सिमिलर इन द मास एंड एज ऑफ द सन, सच मेथड आर नॉट पॉसिबल। सूर्य से बहुत, हमसे जो बहुत दूर तारे हैं उनकी एज का पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो मेटेरॉइड्स हैं वो तो सन का ही हिस्सा है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशन रेट एंड एज, एंड दैट इज रोटेशन रेट ऑफ सन स्लोज डाउन विथ एज। तो सूर्य की जो रोटेशन है वो लगातार क्या होती जा रही है, उम्र के साथ में कम होती जा रही है। देयर इज अ रिलेशनशिप रोटेशन रेट एंड एज, तो वो लगातार कम होती जाती है। हाउ डज इट अकर, ऐसा कैसे होता है। सो व्हेन द स्टेलर विंड एस्केप फ्रॉम द स्टार, आपको पता है ना, लगातार सोलर विंड्स
सूर्य से एनर्जी निकलती चली जा रही है, इट कैरिड अवे विद इट ए पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार, और सूर्य ऐसे गोल घूम रहा है तो उससे बाहर चटक के निकल जाता है। रिजल्ट ऑफ स्लोइंग डाउन, तो उससे जब किसी चीज की एनर्जी लगातार निकलती रहेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो है जो एक्चुअल एनर्जी अंदर की वो कम होती जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, हम लोग जब रनिंग करते हैं मुंह बंद करने को क्यों कहा जाता है, सांस नाक से क्यों लेने, क्योंकि ज्यादा एनर्जी मुख्य मार्ग से ना निकल जाए। सो स्टेलर विंड हैज टू ड्राइवर, वन इज हाई टेम्परेचर ऑफ द आउटर एटमोस्फियर ऑफ स्टार। तो स्टेलर विंड क्यों होती है, एक तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है और ऊपर से क्या है, द रिजल्ट ऑफ आउटवर्ड एक्सपेंशन, प्लाज्मा लगातार बाहर की तरफ निकलता रहता है। और मैग्नेटिज्म फील्ड के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण जो चुंबकत्व तो बहुत ज्यादा है सूर्य में, सो स्ट्रॉन्ग विंड आर strong the wind are strong since wind carries away the internal rotational angular momentum of star and it slow down its rotation। तो लगातार आप ये देखेंगे कि एनर्जी लॉस करता जा रहा है, तेजी से सारे सोलर विंड्स निकलते जा रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेकिंग। और इससे क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड आर स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक एक्टिविटीज इज स्ट्रॉन्ग, द विंड आर स्ट्रॉन्ग, and since wind carries away internal rotation angular momentum of the star, तो ये लगातार जो एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है हिंदी में, मोमेंटम का मतलब है संवेग, तो कोणीय संवेग जो है वो लगातार बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है। सो एज द स्टार एजेस ड्यू टू दिस मैकेनिज्म, IISSSER ने बताया कि हो सकता है कि अपने मिड एज लाइफ, मिड एज तो ऐसे 11 की बात करें तो 5.5 बिलियन ईयर्स होगा। तो यहां पर हमें ये देखने को मिल सकता है कि इस रोटेशन एक्टिविटी, लगातार जो एनर्जी निकल रही है उससे हो सकता है कि सन, तो ये सन जो है वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से भी खो दे। तो अनदर इंट्रिग्यूइंग फैक्ट इज दैट sun's activity level has been observed by much lower than other star similar age। तो एक और खास बात क्या है कि सन की जो एक्टिविटी का लेवल जो ऑब्जर्व किया गया है वो बहुत कम है सिमिलर। तो यहां पर सन की एक्टिविटीज जब कम हो रही है, दूसरे स्टार्स में तो लगातार इंटरनली एनर्जी, सूर्य हुए और जितने भी तारे हैं वो अपनी एनर्जी को लगातार मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन सन की एक्टिविटीज में बहुत कमी जो देखी गई है, इससे एक ये अंदाजा लगाया